दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर अभी सबसे बड़ी संख्या में अगर कोई एयरक्राफ्ट है वो है SU-30 MKI और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे जो है कैपेबल एयरक्राफ्ट आज के टाइम पर माना जाता है। दोस्तों भारत ने लगभग 272 SU-30 MKI बनाए और उसमें से 12 जो एयरक्राफ्ट है अब तक पिछले आप कह सकते 27 सालों के अंदर एक्सीडेंट का शिकार हो चुके हैं और भारत के पास अब लगभग 260 के आसपास ये एयरक्राफ्ट मौजूद है। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये एक हैवी एयरक्राफ्ट है और ये बहुत ही मैनेवरेबल एयरक्राफ्ट है और ये वही एयरक्राफ्ट है जो कि भारत ने बालाकोट स्ट्राइक के अंदर भी पाकिस्तानी F-16 के अगेंस्ट में यूज किया था। पाकिस्तान के द्वारा छोड़ी गई कोई भी एमराम मिसाइल जो कि बहुत ही कैपेबल मिसाइल मानी जाती है वो किसी भी SU-30 MK को टारगेट नहीं कर पाई। हालांकि उस टाइम पर एक बात ये भी हुई थी कि भारत का कोई भी जो SU-30 MK है उस टाइम पर ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं थी जो कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को बेसिकली टारगेट कर सकती थी। इसके अलावा दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है वो भारत के अंदर ही जो है रशियन लाइसेंस के तहत जो है बनाया जा रहा था। भारत ने इसके फर्दर ऑर्डर जो है नहीं दिए और एक तरीके से जो इसकी असेंबली लाइन है वो अब दूसरे एयरक्राफ्ट जो कि खास करके LCA के जो एयरक्राफ्ट है उनको प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। तो एक तरीके से भारत ने जो है इसके ऊपर और कोई फर्दर ऑर्डर नहीं दिया है और इस एयरक्राफ्ट के अंदर काफ़ी सारी जो है कमियां भी बताई जा रही हैं और इसकी काफ़ी सारी खासियत आइए उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। इस एयरक्राफ्ट की दोस्तों दो सबसे ज़्यादा कमी बताई जाती है। एक तो ये जो एयरक्राफ्ट है क्योंकि हैवी एयरक्राफ्ट है, काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है इसलिए उसका जो रेडार का जो क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए कोई भी जो दुश्मन की जो एयर फोर्स है उसका रेडार इसको आसानी से कैच कर सकता है और इसको टारगेट कर सकता है। और जो दूसरी तरफ इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसकी इंजन की है। उसके इंजन को जो है टाइम से पहले ही जो है उसको बार-बार रिपेयर करना पड़ता है और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स के अंदर 97-98 के आसपास इंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो एक तरीके से ये एयरक्राफ्ट अभी काफ़ी पुराना हो चुका है और इस एयरक्राफ्ट को एक बड़े अपग्रेड की अब ज़रूरत है। हालांकि जिस तरीके से रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप है और जिस तरीके से इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मिसाइलों का जो है टेस्ट किया जाता है, ये जो एयरक्राफ्ट है एक कैपेबल एयरक्राफ्ट माना जाता है और भारत के लिए अभी भी जो है इसकी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस हो सकती है। आइए उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए आजकल कोई भी जो कंट्री है वो अपने जो एयरक्राफ्ट होते हैं उस पर दूसरी जो एनिमी कंट्री होती है या खुद की जो इवन खुद की जो कंट्री के जो वेपन्स होते हैं उसको भी इंटीग्रेट नहीं करने देती है क्योंकि उसके ऊपर जो है ये काफ़ी बड़ा एक तरीके से बिजनेस है। और अगर हम SU-30 MKI की बात करें तो रशिया और भारत की रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि इस रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर अलग-अलग टाइप के वेपन्स, सेंसर्स और मिसाइलें जो है वो हमेशा से टेस्ट होती आई है। चाहे हम हमारे LCA MK-1 की ही क्यों ना बात करें या आने वाले जो हमारे LCA MK-2 या AMCA के जो फाइटर प्लेन्स है उस पर जो वेपन्स जो सिस्टम्स यूज होने वाले हैं वो सबसे पहले जिस एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट होते हैं और टेस्ट किए जाते हैं वो हमारा SU-30 MKI है। ये रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप है दोस्तों, जो रशिया अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर अलग-अलग टाइप की दूसरे देशों की मिसाइलों को भी इंटीग्रेट करके टेस्ट करने देता है। चाहे हम फ्रांस की बात करें या हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका किसी भी कंट्री को ऐसा करने नहीं देता है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों हमने इज़राइल की रॉक्स मिसाइल को इसके ऊपर इंटीग्रेट करके टेस्ट किया है। इसी के ऊपर हमने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया है। इसी के ऊपर हमने हमारी खुद की डेवलप्ड की गई अस्त्रा मिसाइल का टेस्ट किया है। इसी के ऊपर हमारी AESA जो रेडार है उसको टेस्ट किया है। इसी के ऊपर ही जो हमारा जो दूसरे जो सेंसर्स हैं
वो सब भी इसी के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये SU-30 MKI नहीं होता तो आज हमारी अस्त्रा मिसाइल, जिसका कि हमने इतनी बार टेस्ट किया है और इतनी मैच्योर मिसाइल बनाई है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हमारे जो सेंसर्स है, जैसे कि हमने जो LCA-MK1 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉर सुइट के जो सिस्टम टेस्ट किया, वो भी हमने सबसे पहले SU-30 MKI के ऊपर ही इंटीग्रेट करके टेस्ट किया है। तो अगर रशिया हमें ये सब अलाउ नहीं करता तो आज हमारा जो LCA-MK1, जिसका कि हमने इतने बड़े संख्या में ऑर्डर दिया, हम शायद नहीं दे पाते। हमारा जो एयरक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है, जो कि इतनी मैच्योर हुई है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती अगर रशिया हमें साथ नहीं देता और ये SU-30 MKI नहीं होता। दूसरी तरफ दोस्तों, ये वही एयरक्राफ्ट है जो आज भी भारत को लगभग $70 मिलियन के आसपास पड़ता है, अगर भारत इसको खुद अपनी कंट्री में बनाता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि अगर ये एयरक्राफ्ट रशिया अपनी कंट्री में बनाकर देता है तो भारत को और भी चीप पड़ता है। तो ये एक अपने आप में एक अलग डिबेट का इश्यू है, लेकिन हम आपको इसकी कॉस्ट के बारे में जब लगभग एक आइडिया दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम राफाल की बात करते हैं दोस्तों, तो वो लगभग 150 मिलियन से ऊपर की कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। तो एक तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है, लगभग आधी कॉस्ट के अंदर भारत को मिलता है। और अगर हम भारत की इन्वेंट्री की बात करते हैं तो भारत अभी भी जो है आउटडेटेड 40 MiG-21 को उड़ाता है। अब भारत जो है लगभग अभी भी 130 के आसपास रिटायर्ड हो चुके जैगवार को उड़ाता है। और अगर भारत जो है, जो कि अभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, तो क्या भारत के लिए ये सेंस नहीं बनता है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट को रिटायर करके भारत जो है SU-30 MKI से ऊपर का वर्जन, जो कि SU-57 है, इसको बेसिकली भारत के अंदर इंडक्ट करे और चाइना का और पाकिस्तान के लिए एक चुनौती जो है वो पेश करे। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से भारत ये कहता है कि LCA-MK2 और इवन AMCA के ऊपर जो भी सेंसर्स, जो भी मिसाइलें, जो भी वेपन सिस्टम जो भी लगते हैं, वो सारे SU-30 MKI के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं और कुछ जो है LCA-MK1 के ऊपर अब जो है टेस्ट हो रहे हैं और बाद में आगे जाकर इंटीग्रेट भी होंगे। और जिस तरीके से भारत ये भी दावा करता है कि अगले 5 से 7 सालों के अंदर LCA-MK2 जो है वो तैयार हो जाएगा और एक तरीके से वो राफाल जैसे एयरक्राफ्ट के जितना कैपेबल होगा। तो क्या फिर ये सही नहीं होगा कि भारत जो है बड़ी संख्या के अंदर जो है SU-57 को परचेज करे और उसके ऊपर वही वेपन सिस्टम लगा सकता है जो भारत अपने LCA-MK2 के ऊपर या AMCA के ऊपर लगाने वाला है, क्योंकि वो वेपन सिस्टम भी आपके साइमल्टेनियसली बनाए जा रहे हैं, उनको टेस्ट किए जा रहे हैं। तो भारत के लिए एक बड़ी संख्या के अंदर अभी एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना जो है लगभग 100 के आसपास हर साल आपके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर रहा है। लेकिन भारत जो है अभी तक SU-30 MKI को अपग्रेड करने में भी विफल रहा है और न ही कोई एडिशनल ऑर्डर दे रहा है। भारत अभी अपनी पूरी जो भी अपना एक तरीके से एक LCA-MK2 के ऊपर ही जो है अपना दाव लगा रहा है। क्या यह एक सही निर्णय होगा? क्योंकि देखिए, भारत जो है उसको ऑलरेडी 200 के आसपास एयरक्राफ्ट, रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है और 200 के आसपास ही और जो एयरक्राफ्ट है वो भी आपके रिटायर होने वाले हैं। चाहे आपका जो मिराज 2000 है, चाहे आपका MiG-29 है और आपके जो 97 से जो SU-30 जो एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट हुए थे, वो भी आपके रिटायर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भारत के पास में न केवल पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर करना है, जो अभी जो एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी रिटायर होने वाले हैं, और इसके अलावा भारत को अपनी जो इन्वेंट्री है उसको भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने में लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप भारत के लिए जय हिंद तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।